ओके अब हम कंप्लीट इस बजट का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको क्या क्या डिस्कस करने वाला वो मैं बताता हूँ। तो अगर बजट के दिन पहले से मोमेंटम आना चालू हो जाता है तो वो उस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश 50,000 के कैपिटल से क्या होगा, आपको कई डायरेक्शन जाती हुई देखेगा, आप इजीली ट्रेड भी ले लोगे और इजीली प्रॉफिट भी बना लोगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के एक ही क्वेश्चन आ रही थी कि भाई बजट आने वाला है, बजट के लिए वीडियो लाओ, बजट के लिए जो आपकी रिसर्च है हमें बताओ। तो आपके लिए कंप्लीट रिसर्च करके मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो जो लोग इस बजट के अंदर मार्केट में काम करना चाहते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट पर ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, मार्केट को पकड़ना चाहते हैं, मार्केट की चाल को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से समझिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस बजट में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसा कि इस बार के जो बजट का जो थीम है, मतलब 2047 तक इस गवर्नमेंट का प्लान है कि इस देश को एक विकसित देश बनाया जाए। अभी ये विकासशील है, मींस ऑन प्रोग्रेस है, विकसित देश की कैटेगरी में इसको लाया जाए। ठीक है, तो सारा का सारा बजट जो है उसी दिशा में जाएगा, उसी को फोकस करते हुए लाया गया है। ठीक है, कैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, हर एक सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी डिफेंस को और मजबूत कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इस बजट में आने वाला। तो ये हमारा इस जो गवर्नमेंट अभी बनी हुई है एनडीए की, इसका पहला बजट है। और ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 5 सालों के लिए भी, क्योंकि इस बजट से इस गवर्नमेंट का क्या व्यू है, क्या ये विजन लेके चल रही है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको किन सेक्टर में अगले 5 साल तक इन्वेस्टेड रहना है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना आपका समय बिताए मैं आप वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस जुलाई आफ्टर बजट 27 एंड 28 जुलाई को मैं एक लाइव वर्कशॉप करा रहा हूँ, जो कि प्रो स्कैल्पिंग वर्कशॉप रहने वाला है। जितने लोग मेरी स्कैल्पिंग सीरीज देखते हैं, जितने लोग स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक लाइव वर्कशॉप कंडक्ट होने वाला है 27 एंड 28 जुलाई को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जितने जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपको सीट अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि एंड टाइम में हो सकता है सीट्स फुल हो जाए तो आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ओके अब हम कंप्लीट इस बजट का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको क्या क्या डिस्कस करने वाला वो मैं बताता हूँ कि क्या क्या अपन लोग डिस्कस करने वाले आज की वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। और जैसा कि आपने बजट के टाइम पर बहुत बड़ा मूवमेंट देखा है, तो मैं आपके लिए लास्ट 5 ईयर की रिसर्च लेके आया हूँ कि लास्ट 5 ईयर में क्या हुआ है, हम इस साल कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहली चीज़ समझेंगे कि हमारा बजट कब है। तो हमारा बजट है 23 जुलाई को, जिस दिन ट्यूसडे है। ट्यूसडे को एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। आप समझो कि फिन निफ्टी के अंदर कितने बड़े मोमेंटम आते हैं, कितने वॉलेटाइल मोमेंटम आते हैं, क्योंकि उसके प्रीमियम का प्राइस आपने देखा है 10, 20, 30, 40 रुपये ऐसी प्रीमियम का रेंज होता है। और वो प्रीमियम आपको 200, 300, 500 तक जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट आती है और इतना वॉलेटाइल मार्केट उस दिन रहता है। ठीक है, अब सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, वाई वी नीड बजट। देखो सिंपली अगर मैं आपको अगर रिसर्च करूँ तो आपको बहुत सारा गूगल में मिल ही जाएगा, बट जो बिगिनर्स हैं उनको एक चीज़ बता दूँ। जैसे आप अपना हाउस होल्ड फाइनेंस डिसाइड करते हो ना कि इस साल हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, हमको इस ट्रिप पे जाना है, हमको ये कार खरीदनी है ना, हमको ये इसके एजुकेशन के लिए इतना पैसा साइड में रखना है, हमको अपना होम लोन इतना देना है। तो इसी तरीके से हर एक गवर्नमेंट हर एक साल, मतलब कि इस साल हमको क्या क्या टास्क पूरे करने हैं, ताकि हम यहाँ पे देश के अंदर जो टैक्स कलेक्ट किया है उस टैक्स कलेक्शन को किस तरीके से देश के काम में लगाया जाए, उसके लिए एक प्रॉपर एक बजट बनाया जाता है। स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस किया जाता है कि डिफेंस हो गया, आपका हेल्थ केयर हो गया, आपका ऑटो सेक्टर हो गया, आपका एफएमसीजी सेक्टर हो गया। हर एक सेक्टर को फोकस करते हुए बजट बना के डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हर एक सेक्टर को एक तरीके से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और हर एक सेक्टर में प्रॉपर तरीके से काम चले। इसीलिए बजटिंग की जाती है और इसीलिए गवर्नमेंट भी हर साल आपके लिए बजट लेके आती है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस एंड ह्यूमर्स की। अभी इस बजट के अंदर हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। बेसिकली हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है बजट आने से पहले। आपको देख रहे होंगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, रिसर्च एनालिस्ट आते हैं, सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ राय देते हैं कि इस बजट में हमें ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। तो बजट से पहले लोग उन सेक्टर्स में पैसा लगाना लग जाते हैं, या उन सेक्टर्स में पहले से ही पैसा लग चुका होगा ऑलरेडी। आप देख रहे हो बजट से पहले कई सारे स्टॉक्स हैं, कई सारे सेक्टर जो अभी बूम कर रहे हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, रेलवेज हो गया, और भी कई सेक्टर है जो अभी पहले से ही मूवमेंट दे दें। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बजट से, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंट्रोलिंग हाई इन्फ्लेशन। देखो सबसे बड़ा जो टास्क होता है ना एक गवर्नमेंट के लिए, एक देश के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कि इन्फ्लेशन जो हमारा है ना, उसको, उसकी इन्फ्लेशन की दर को, महंगाई के दर को कम करना है ना। अगर इन्फ्लेशन रेट कम रहेगा, सिंपल सी बात है, देश
तरक्की करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। तो इन्फ्लेशन को सबसे पहले टैकल करना हर एक कंट्री के लिए फर्स्ट एंड ओनली टास्क अभी के टाइम पे है ना। कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा इंटरेस्ट रेट हमारे 0.25 क्या बोलते हैं बेसिस पॉइंट से बढ़ाते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट का भी टास्क रहता है कि इसको कैसे कैसे हम कट डाउन करें ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्मूथ चल सके, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। देखो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रूरल एरियाज़ में क्या बोलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लानी है, एक जो हमारे पास निचले तबके का आदमी उसको अगर ऊपर उठाना है, तो सबसे पहला हर एक आम आदमी का, हर एक गरीब इंसान का क्या सपना होता है कि मेरा एक खुद का घर हो। और आपको पता है कि घर लेने के लिए, घर बनाने के लिए आप अपनी जेब से पैसा नहीं लगाते हो, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है, आपके पास एक जॉब आ गई तो जॉब से कुछ पोर्शन आप होम लोन के थ्रू घर बनाते हो ताकि जॉब से कुछ पोर्शन आपका होम लोन में पे होता रहे। तो अफोर्डेबल हाउसिंग मीन्स ताकि हर कोई अपना घर बना सके, अपना उसका खुद का घर हो। तो उस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग में हमारे पास यहाँ पर हमको एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कुछ ना कुछ बजट पास हो सकता है। हेल्थ केयर बूस्टअप, हेल्थ केयर को बूस्टअप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश के अंदर हेल्थ केयर की हालत थोड़ा सा ख़राब रहती है, हमेशा आपने देखा होगा। तो उसमें जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आएंगी वो और बेहतर रहेगा, उससे हमारा हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा चल सकता है। उसके बाद आते हैं रिड्यूस टैक्स रेट। अब टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है किसके, सर्विस एंड कंज्यूमर टैक्स। जैसे अभी आप जीएसटी देख रहे हो, एक सेक्टर में जैसे हम मैं क्रिएटर हूँ, मैं जैसे मेरे आप कोर्सेज वगैरह इन्वॉल्व करते हो तो हमको यहाँ पे 18% जीएसटी फ्लैट देना पड़ता है। जैसे अगर आपने कोई 1000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट मेरे से बाय किया तो मेरे को 180 रुपये वहाँ पर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद जो ईयर एंड में जो कमाऊंगा उसमें मैं जिस टैक्स स्लैब में आता हूँ वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो मुझे डायरेक्टली 2 टैक्सेस यहाँ पर देने पड़ रहे हैं, है ना। और टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया के अंदर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आप कह सकते हो देश छोड़ के जा रहे हैं, जिनकी 8 करोड़ से ऊपर की इनकम होती है, वो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में आते हैं, एचएनआईज में आते हैं। वो क्या करते हैं कि यार यहाँ रह कितना ज़्यादा टैक्स देने के बजाय हमको कोई फैसिलिटी मिल नहीं रही, हमको कुछ मिल नहीं रहा है ना। तो इससे अच्छा है दूसरे देश में चले जाओ, वहाँ काम करो। तो उसको भी कंट्रोल करना तभी हो पाएगा जब थोड़ा सा टैक्स में यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन है। फिर है चीपर लोन्स। अब आपको अगर मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस ग्रो करना है, आपको क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कुछ भी डेवलप करना है, या आपको हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग करनी है, तो इसके लिए क्या चाहिए, लोन चाहिए। अब लोन तभी इंसान लेगा जब लोन का रेट, इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है। तो हाउसिंग लोन्स हमें जितने भी हैं, जितने भी टाइप के लोन्स हैं, थोड़ा सा चीपर हो जाए, इसकी एक्सपेक्टेशन है ना, ताकि अगले 5 साल तक हम मतलब सभी लोग काम कर सकें। उसके बाद आता है न्यू टैक्स रिजीम। अभी जैसे कुछ ह्यूमर्स आ रही, ह्यूमर्स की बात मैं कर रहा हूँ, अभी कुछ ह्यूमर्स है कि 10 लाख तक जो अभी हमारा जो 7.5 लाख तक का है, मतलब टैक्स रिजीम है कि 7.5 लाख तक अगर आप इनकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है ना। जैसे लास्ट ईयर या उससे पहले आई थिंक ये आया था। अभी कुछ ह्यूमर्स आ रहे कि 10 लाख तक हो गया, हो सकता है 15 लाख तक हो गया। तो 15 लाख तक तो मुझे नहीं पता कि भैया 15 लाख यहाँ पर आम आदमी की इनकम है भी पर ईयर की, तो इस हिसाब से तो फिर टैक्स फ्री देश हो जाएगा, क्योंकि 15 लाख तो मुझे नहीं लगता कि यार एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की इतनी इनकम होती है। तो देखते हैं, बस एक ह्यूमर है कि 15 लाख तक छूट मिल सकती है, मुझे नहीं लग रहा है पॉसिबल है। फिर इसके बाद एक और ह्यूमर है कि भैया एफएनओ के अंदर 30% का टैक्स पड़ सकता है। इस पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है, ये फोकस में बहुत रहने वाला है ना। और खासकर किन लोगों के लिए, जो लोग आम आदमी, जो लोग मतलब अदर काम करता है, अदर टास्क करता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में काम करता है उसको इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जो खासकर एफएनओ में है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अभी जनरेटेड है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में कट हो सकता है, या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के जो चार्जेस होते हैं, जो इतना परसेंटेज आता है, हो सकता है उसमें कुछ कट आ सकता है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लगाई जा रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि लास्ट 5 ईयर की एनालिसिस। अब लास्ट 5 ईयर में बजट डे के दिन क्या हुआ उसको समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि लास्ट 5 ईयर में हमारे साथ मतलब इस मार्केट ने, एक रिटेल ट्रेडर के साथ एक नॉर्मल मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, किस तरीके से बिहेव किया हुआ है। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट जो चार्ट दिखाऊंगा वो मैं दिखाऊंगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं। बैंक निफ्टी इसलिए दिखा रहा हूँ कि उस दिन एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो नॉर्मल सी बात है बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली सेम परफॉर्म करते हैं, सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेके जाता हूँ आपको 2019, ठीक है, लास्ट 5 ईयर लेके जा रहा हूँ। 2019 का आप देखना, 2019 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो पहले एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हमको प्री बजट बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है, पोस्ट बजट भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। पहला चीज़ ये हो गया।
ठीक है। अब बजट डे के दिन भी हम समझते हैं, बजट डे के दिन यहाँ पर अपनी ओपनिंग होती है 1 फरवरी को, आई थिंक बजट आता है, थोड़ी देर रेंज बनाता है, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम देता है, एक डाउन साइड मोमेंटम मारता है। मीन्स क्या, दोनों साइड मोमेंटम मिल रही है और हमको जो 600 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 600 पॉइंट का मोमेंटम का मतलब हो गया कि आपका 2019 में आई थिंक 26-27 हज़ार पर हमारा बैंक निफ्टी था 5 साल पहले, आज 50,000 के आसपास चल रहा है। तो 5 साल में ऑलमोस्ट ये मान लो बैंक निफ्टी नियर अराउंड क्या 70-80% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, उसको साइड रखते हैं, हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर मोमेंटम कितना है। यहाँ पर हमको सिर्फ हमको ऑलमोस्ट 2% का मोमेंटम सिंगल डे के अंदर देखने को मिला है। किसके अंदर? बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ईयर पर लेके चलते हैं, एक एक करके ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखो प्री बजट अच्छी खासी मोमेंटम मिल ही रही है, एक अपसाइड डाउन साइड मोमेंटम मिल ही रही है। अभी का मार्केट आप देख रहे हो, उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देखो। फिर उसके बाद जब जिस दिन हमारा बजट अनाउंस होता है, बजट डे के दिन हमारे क्या आती है, मोमेंटम आती है, जो कि 1295 पॉइंट की थी। ये भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास का या 2 से 4% के आसपास का मोमेंटम है, क्योंकि आप देख रहे हो उस वक्त इंडेक्स हमारे 31,000 के आसपास चल रहा है ना, 2.5 मतलब 3.5-4% के आसपास के मोमेंटम आपके पास यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि 1295 पॉइंट की है 1 फरवरी 2020 का। क्या है इसमें, एक रेंज में ओपन होता है, आई थिंक ये ओपनिंग है, ये इसकी ओपनिंग है, एंड उसके बाद सडन स्पाइक आता है, फॉल आता है, एंड फॉल के बाद इसी रेंज में क्लोज हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं बड़ा मूवमेंट हमें मिला है, बहुत बड़ा मूवमेंट मिला है भाई। सिंगल डे के अंदर इतना बड़ा मूवमेंटम ऐसी आम नॉर्मल डेज में हमें देखने को नहीं मिलता है, कुछ एक्सेप्शनल डेज होते हैं तभी मिलता है। फिर उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको 1 फरवरी 2021 में, है ना, 2021 की बात करते हैं। इसमें 2400 पॉइंट का मोमेंटम आया, 2400 पॉइंट का मोमेंटम, स्ट्रेट मोमेंटम आया था। इसमें एक चीज़ देखना, बजट से पहले यहाँ पर मार्केट गिर रहा है, बजट के दिन जो भी हुआ, जिस तरीके से भी उन्होंने अनाउंसमेंट की, इतना बड़ा 2400 पॉइंट का एक दिन में मोमेंटम आया, अगले 3 दिन तक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट ने दिया। एक दिन के अंदर 2400 पॉइंट का, इस वक्त भी जो हमारा मार्केट था 30,000 के आसपास चल रहा था। हो सकता है 5 से 6% का मे बी ये मोमेंटम उस दिन हमें देखने को मिला हो। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं ना। फिर उसके बाद हम जाते हैं 2021 के बाद 2022 में। बैंक निफ्टी 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ रेंज में था, जैसा शायद अभी चल रहा है वही ये यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। फिर बजट से पहले हमको थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, है ना, एंड उसके बाद बजट के दिन भी हमको बहुत वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिला। ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग रही है उस दिन, देखो जहाँ पर ओपन हुआ था गैप अप के साथ, वहीं पे ही उसी के आसपास क्लोज कर गया, लेकिन मूवमेंट क्या आई, दोनों साइड आई। अभी तक जितने बजट हमने देखे, हमको बड़े मूवमेंट देखने को मिले, वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिला है, प्री एंड पोस्ट मार्केट रैली देखने को मिली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बजट में लेके चलता हूँ आपको, जो कि है 2023 का बजट, है नहीं। और 2023 के बजट को अगर आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, तो मैंने भी ट्रेड ही किया था उस दिन। देखो बजट से पहले एक फॉल, ठीक है, उससे पहले एक रेंज, ध्यान से देखना, एक रेंज है फिर एक फॉल है, ठीक है, फिर बजट से पहले एक रैली है, उस दिन एक फॉल है। अभी क्या चल रहा है, अभी का मार्केट आप समझो, अभी ये 2023 का है ना, 24 का तो अब आपको पता चलेगा कि 24 में अभी क्या होने वाला है, 23 तारीख को पता चलेगा कैसी मूवमेंट आने वाली है। बस हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं अभी के मार्केट में क्या चल रहा है। अभी का मार्केट आप कुछ दिनों से देख रहे हो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैं लाइव स्कैल्पिंग वाला, कि 5-6 दिनों से एक ही चीज़ हो रही है कि जो ओपनिंग है बैंक निफ्टी का वही क्लोजिंग है। ऑब्जर्व करना, चार्ट खोलो, देखो जो ओपनिंग है मैक्सिमम डेज में आपको दिख रहा होगा, पिछले 5 से 7 दिन में देखो ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग रह रहा है। मीन्स दोनों साइड क्या कर दिया जा रहा है, दोनों साइड स्लो थोड़ा बहुत मूवमेंट दी जा रही है, क्लोजिंग आपको जहाँ पर ओपन है वहीं कर दिया जा रहा है। तो ऑप्शन बायर वहाँ पर पैसा नहीं बना पा रहा है, पैसा वही बना रहा है जो दोनों साइड से शॉर्ट करके बैठा है, सेलर बना रहा है या बड़ा प्लेयर बना रहा है। ठीक है, अब क्या है, ऐसी वाली रेंज अभी चल रही है। अभी हमारे पास बजट आने में 23 तारीख का ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का आप टाइम कह सकते हो। 1 हफ्ते का टाइम, तो 1 हफ्ते के टाइम में हो सकता है हमको कुछ इस तरीके के मोमेंटम देखने को मिल जाए। प्री बजट थोड़ा सा सेलिंग, है ना, क्योंकि ये बजट को, जो ये बजट लाया जाएगा ना, इस बजट को ऐसे दिखाया जाएगा कि इस बजट से मार्केट में बहुत खुशी है, मतलब ये बजट मार्केट को बहुत अच्छा लगा और बजट के बाद मार्केट बूस्ट कर गया, ऐसा दिखाने की कोशिश भी की जा सकती है। अगर ये बजट से पहले कोई स्टेटमेंट ना दे इलेक्शन के जैसे इलेक्शन से पहले स्टेटमेंट दी थी, भैया हर एक पॉलिटिशियन आगे बोल रहा था सूट अप करेगा, लोगों ने भर के बाय करा, अगले दिन सूट डाउन करके 10% गिरा दिया मार्केट। तो ऐसा भी हो जाता है, बट अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बजट थोड़ा सा तरीके से चलेगा, विदाउट इतने बड़े बड़े ऑपरेटरी एक्टिविटीज़ के चलेगा। ठीक है, तो अभी के मार्केट की कंडीशन हमारे पास ऐसी है, अभी हमारे पास एक वीक का टाइम है, तो हो सकता है हमको थोड़ा बहुत करेक्शन बीच में देखने को मिल जाए। करेक्शन नहीं मिलता है तो फिर उस दिन हमको बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मार्केट जो है बहुत ज़्यादा पीक पे है, बहुत ज़्यादा वन साइडेड मूवमेंट दे रहा है। निफ्टी डेली न्यू हाई पे न्यू हाई लगा रहा है, बट मोमेंटम नहीं आ रहा है, बट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा ही रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है, इंडेक्स में उतनी खास मोमेंटम नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और 2023 में आपको देखने को मिला है क्या हुआ है
कि हमको एक गैप ऑफ ओपनिंग मिली, एक रेंज मिला, एक वन साइड मूवमेंट मिला, फिर एक अंदर साइड बहुत शार्प हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है जो कि 2023 के अंदर है। ठीक है, तो ऑब्जर्व आपने दोनों चीज़ें कर ली कि यार क्या हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑब्जर्वेशन पर कि क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमने की है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमको मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। बिगिनर्स जो ऑप्शंस के अंदर अभी काम कर रहे हैं उस दिन देख लेना कि क्या हो सकता है, आपके साथ कितना टैक्सेशन आ सकता है, फिर तो आप कर भी नहीं पाओगे। लॉट साइज वैसे भी आई थिंक बढ़ने वाले हैं। तो बिगिनर्स जो हैं बजट के पहले इन्वेस्ट करो, बजट के बाद करो, लेकिन बजट के दिन ट्रेड मत करना। ऐसा होगा क्योंकि बजट के दिन सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहता है। वॉलेटिलिटी को झेलना, वॉलेटिलिटी में सर्वाइव कर पाना एक बिगिनर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो नेगेटिव पोजीशन में काम करता है। वो या तो कॉल बाय करेगा या पुट बाय करेगा। ही डोंट नो हाउ टू हेज। ठीक है, हाउ टू मेक स्ट्रेडल स्ट्रैंगल नहीं पता है आपको, तो आप नेगेट करोगे तो आपका खुद का रिस्क है। आप खुद का कितना रिस्क ले सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। हमको उस दिन बिग मूवमेंट्स देखने को मिल रही है, जितनी मैंने 5 आपको स्टडी दिखाई, पहले भी बाद में भी और बजट के दिन भी हमें को एक वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद विक्स आपको बता देता हूँ। अभी आई थिंक हमारा विक्स 14-15 के आसपास चल रहा है, 13-14 के आसपास चल रहा है। अभी तक प्रीवियस 5 जितने भी हमारे बजट रहे हैं उसमें 18, 26, 22, 16 तक बजट मतलब विक्स गया है। अभी हमारा 14 के आसपास चल रहा है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट नियर अराउंड 1 वीक का टाइम है। तो हो सकता है विक्स अभी शूटअप कर जाए। विक्स शूटअप करेगा तो हो सकता है आपको प्रीमियम भी महंगे मिले और वॉलेटिलिटी भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक हमको काफ़ी अच्छा ट्रेड करने को भी मिल सकता है। नेक्स्ट वीक मतलब अपकमिंग डेज, क्योंकि आज हॉलीडे है जिस दिन आप मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो अभी विक्स 14 पे 14, 15, 16, 18 तक 20 तक भी जा सकता है। वैसे मार्केट अभी बहुत स्टेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्री एंड पोस्ट बजट रैली हमको देखने को मिल रही है। बजट के पहले भी बजट के बाद भी हमको रैली देखने को मिल रही है। हो सकता है बजट के पहले हमको फॉल मिल रहा है, बजट के बाद राइज मिल रहा है, या बजट से पहले एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे रहा था, बजट के बाद फॉल कर रहा था। ठीक है, तो दोनों साइड हमें रैली देखने को मिल रही है। तो बजट डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट से पहले हो सकता है कुछ सेक्टर आप फोकस में रख के कुछ सिर्फ बजट के लिए स्विंग पकड़ के चल जाओ, क्योंकि आपको हो सकता है डिफेंस सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, इन सेक्टर मूवमेंट बजट के टाइम पर देखने को मिल जाए, है ना, क्योंकि इनकी भी एक्सपेक्टेशन होगी। फिर उसके बाद आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम। मैंने आपको बताया ना कि बजट के टाइम तक अभी सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम पहले से बनाता है, क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन जो वहाँ बैठे हैं, जो क्या बोलते हैं, जिसके पास इनसाइडर नॉलेज है, उसे पता है भैया कि कौन सा सेक्टर इस बार बूस्टअप होने वाला है, किस सेक्टर में रिटेलर आफ्टर बजट पैसा लगाएगा, किस सेक्टर में रिटेलर आफ्टर बजट पैसा लगाएगा। और वो पहले से उठा के बैठा हुआ है, तो रिटेलर क्या करेगा, बजट के बाद पैसा लगाएगा तो उसको क्या मिल जाएगा, एग्जिट मिल जाएगा। वो एग्जिट ले लेगा। रिटेलर्स का 20-30% हो सकता है ड्रॉ डाउन देखने को मिल जाए रिटेलर को, वो डर के मारे काटेगा, फिर मार्केट शूटअप कर जाएगा। ये नेचर होता है मार्केट का। ठीक है, तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट अभी आने लगी है, चल रही है, और पिछले 1 महीने से ही चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हाई मतलब बिग अपॉर्चुनिटी होती है। हमको उस दिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड करने की, इंट्राडे के अंदर पैसा बनाने की, लेकिन फॉर द बिगिनर्स ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा रिस्क का गेम है, मौत का कुआं है आपके लिए, आप नहीं करोगे। लेकिन जो काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, भले ही आपको लॉस हो, लॉस इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, लॉस तो बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, वही है तो आप गेन करना चाह रहे हो, तो आपको मिल सकती है अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो आपके लिए सिर्फ 1 दिन होता है या 2 दिन होता है, 1 हफ्ता आपका पूरा साल भर का प्रॉफिट भी निकाल सकता है। ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में होती है। तो उन बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ में से एक अपॉर्चुनिटी ये है बजट डे। ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप सभी का ही ये रहेगा कि कौन से सेक्टर्स को हमें अब फोकस करना चाहिए बजट में, बजट के टाइम पर हमके, बजट से पहले भी और बजट के टाइम और बजट के बाद भी हमको कौन से सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। बेसिकली हमको फोकस करने के लिए कौन से सेक्टर अभी ध्यान में रखना अगले 5 साल के, तो हमें बजट पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस गवर्नमेंट का विजन है 2047 तक विकसित देश बनाने का, तो बजट भी उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। बजट पे भी उन्हीं सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो टॉप सेक्टर्स में हमारे पास जो आ रहे हैं इस बजट के टाइम पर वो फोकस करने पे, वो है एफएमसीजी। अब एफएमसीजी गुड्स एंड कंज्यूमर कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो अगर टैक्स जो है हमारा, जो टैक्स स्लैब अभी जैसे 7.5 लाख तक हमको टैक्स फ्री, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ रहा है उसको। ठीक है, जो आपका सी है कि आपकी अगर 7.5 लाख तक की इनकम आप टैक्स नहीं दोगे। लेकिन अगर वो बढ़ के सपोज 10 लाख हो जाती है, 10 लाख हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा क्या बढ़ता है, अगर आपकी जेब में पैसा आने लग गया, टिकने लग गया, एक आम इंसान की जेब में पैसा टिकने लग गया, तो क्या करेगा, खर्च करेगा ना। खर्च कहाँ करेगा, मेजरली कहाँ करता है कि अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने में, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छी जगह रहूं, है ना, क्योंकि पैसा बच रहा है उसकी जेब में, तो क्या करेगा, खर्च करेगा। खर्च कहाँ करेगा,
नॉर्मल सी बात है, कंजप्शन करेगा, लेगा सामान, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं खाएगा, रहेगा, है ना, अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपग्रेड करेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलता है। जब भी टैक्स कट होता है तो सबसे ज़्यादा कंजप्शन बढ़ता है, और कंजप्शन बढ़ता है तो FMCG सेक्टर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। डिफेंस एंड रेलवेज, देखो अगर विकसित देश बनना है तो डिफेंस में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करनी पड़ेगी। डिफेंस सेक्टर को हमेशा आगे से बूस्ट अप करते रहना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा हर एक देश का खर्चा डिफेंस पर होता है नहीं, और जितना ज़्यादा डिफेंस पर खर्च करोगे, जितना ज़्यादा डिफेंस पर पैसा लगेगा, उतना ज़्यादा डिफेंस हमारा और स्ट्रॉन्ग होगा, हम एक सुपर पावर बन के निकलेंगे। ठीक है, तो डिफेंस एंड रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेलवे सेक्टर ऑलरेडी आपने देखा इतने टाइम से बूस्ट अप करते हैं, तो रेलवेज में आए दिन सुधार करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो हमारे इंडियन रेलवेज अभी एक तरीके से आप ये मान लो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग रेलवेज हैं, कुछ उतना डेवलपमेंट नहीं है उनके अंदर, तो उसमें डेवलपमेंट करने के लिए हर साल रेलवेज को बजट देना पड़ेगा। हो सकता है इस साल थोड़ा और रेलवेज पर फोकस किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी रेलवेज पर फोकस है, बट डिफेंस एंड रेलवेज आर टॉप 2 सेक्टर्स जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर टैक्स कट हुआ, टैक्स थोड़ा सा छूट और दे दी, है ना, कहीं से भी किसी भी टैक्स में छूट दे दी, नॉर्मल सी बात है, अगर गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग करनी है, टैक्स कट करना है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपको मकान बनाना है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करना है, तो आपको बेसिकली जितना भी सेक्टर, मतलब जो सेक्टर उसमें टारगेट होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही होगा, क्योंकि आपको सीमेंट चाहिए, आपको स्टील चाहिए, जो भी चाहिए, ये सब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स रात पर आ सकते हैं अगर अफोर्डेबल हाउसिंग आ गई। और उसके साथ साथ एक आम इंसान का टैक्स जो है कट डाउन हो गया, तो क्या करेगा, नॉर्मल सी बात है, अगर मेरे पास पैसा बच रहा है, मेरे पास टैक्स मुझे नहीं देना पड़ रहा है, जेब में पैसा आ रहा है, तो मैं अपना जो पहला ड्रीम है, मैं एक आम इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, गरीब तबके का आदमी हूँ, क्योंकि उनका फोकस ही वो है कि जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जिनके पास उतना फाइनेंशियल स्टेज उनकी अच्छी है नहीं, तो उनको ग्रो करना है ना, उनको एक अच्छी लाइफ दे पाना, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसका आता है हेल्थ केयर। देखो, रोटी कपड़ा मकान, और उसके साथ साथ अगर कभी इंसान बीमार पड़ जाए तो उसको हेल्थ केयर की सुविधा, ठीक है, बिजली पानी रोटी कपड़ा मकान, और जब कभी बीमार हो जाए तो, है ना, दवाइयों की सुविधा या कुछ भी हो जाए, तो एक तरीके से गवर्नमेंट ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है कि हाँ, उसको कभी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े हमारे देश के अंदर, कि हाँ हेल्थ केयर सेक्टर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, भैया नहीं ले पा रहा, इतना महंगा, ऐसा नहीं है। हमेशा गवर्नमेंट ये चाहती है कि अपने आम इंसान को, गरीब इंसान को मिनिमम कॉस्ट पे अच्छी हेल्थ सुविधा मिल जाए, तो इसी पर हमेशा फोकस रहता है, और ये हेल्थ केयर सेक्टर हमेशा रडार पर रहता है। तो अगर हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी पॉलिसीज आती है, कोई भी नई चीज़ आती है, तो हेल्थ केयर सेक्टर को बूस्टअप मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पावर एंड एनर्जी। देखो फ्यूचर यही है, पावर एंड एनर्जी, मतलब अभी जैसे देख रहे हो, अभी एथनॉल पर भी अभी गाड़ी चलने लगी, आधी एथनॉल आधा पेट्रोल, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। ईवीज़ को ज़्यादा बूस्टअप किया जाता है, ईवीज़ में आई थिंक सब्सिडी देने लग गए हैं, है ना, कि अगर आपने ईवी की इतनी ये इस प्राइस की गाड़ी दी तो आपको इतना सब्सिडी मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो ईवी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप किया जा रहा है। तो उसके लिए पावर एंड एनर्जी सेक्टर पर आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर यही है ना। जितने ज़्यादा पेट्रोल एंड डीजल गाड़ियाँ तो कुछ जगह पर बैन भी हो गई हैं, किस में भी उनकी लाइफ 5 साल 10 साल ही रह गई है, तो जैसे जैसे इनको बाइकआउट कर दें, वैसे वैसे जो हमारा ये इसका पावर एंड एनर्जी जो हमारा कंजप्शन है, ये जो सेक्टर है, ये बूस्टअप कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फाइनेंस एंड PSU। देखो फाइनेंस सेक्टर तो रहेगा, क्योंकि अगर मकान बनाना है तो लोन तो चाहिए, कुछ भी करना है भैया, आपको फ़ोन लेना है लोन तो चाहिए, आपको गाड़ी लेनी है लोन तो चाहिए, है ना, बिजनेस करना है लोन तो चाहिए, तो फाइनेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा रडार पर रहेगा। PSU सेक्टर तो हमेशा से रडार पर रहते ही है ना। गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसी PSUs को थोड़ा सा सपोर्ट करने के साइड में आती है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, PSU सेक्टर हमेशा बूस्टअप करते आए हैं, तो ये सेक्टर तो आप हमेशा रडार पर रखो। फाइनेंस को रडार पर रखो, डिफेंस को रडार पर रखो, FMCG को रडार पर रखो। डिपेंड करता है कि टैक्स और हमारा जितना भी सर्विस टैक्स है, अगर वो कट डाउन हो जाता है, जैसे हम GST WST पे करते हैं, तो फिर भी हमारा FMCG सेक्टर खड़ा हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। स्ट्रेटजी से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये डाटा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। अगर आप देखोगे तो मैं आपको, ठीक है, प्री एंड पोस्ट बजट से पहले और बजट के बाद की मूवमेंट मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये काफ़ी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। ओके, ध्यान से देखना, प्री एंड पोस्ट बजट लास्ट ये 2023, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये जो डाटा है, ये है बजट से एक वीक पहले का, जो मैं आज इसलिए मैंने वीडियो बनाई क्योंकि बजट में ऑलमोस्ट एक वीक का हमारे पास टाइम है, नियर अराउंड है। तो उसमें इस चीज़ को भी ध्यान पर रखना कि अगले एक वीक हमें कैसी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ये प्रीवियस डाटा से आपको समझ में आएगा। 2014 से है, 2014 में हमारे पास -1.8%
माइनस गया था, ठीक है मार्केट। फिर उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव भी था, 2016 में पॉजिटिव था 3.8%। बजट से पहले अच्छी रैली आई थी। 2017 में बजट से पहले एक वीक के अंदर बजट के एक वीक पहले 4% के आसपास की रैली हमें देखने को मिली। 2018 में पॉजिटिव ही था, 2019 में हमको रैली देखने को मिली, 2020 में हमको एक 4% का करेक्शन देखने को मिला बजट से पहले। 2021, 22, 23 सब के सब इन पिछले 4 सालों में बजट से पहले हमको एक वीक पहले मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी हमारा 2024 का बजट है, ओके। तो इस 2024 के बजट में हो सकता है वापस से हमको एक थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि आप देखो ना 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 सालों में हमको एक पॉजिटिव देखना, फिर पिछले 4 सालों में हमको नेगेटिव मिला। अभी एक स्टेबल जोन पे एक वीक बाकी है, हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिविटी है, थोड़ा सा वीक्स हमारा बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा मेरा व्यू है, बाकी आपका व्यू क्या कहता है आप कमेंट करके जरूर बताना। इट्स जस्ट माय पर्सनल व्यू। अपना जो भी आप डिसीजन लेते हो, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं अपने खुद के व्यूज शेयर करता हूँ, अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आफ्टर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक देखो, जब भी हमारे पास पिछले यहाँ पर जितना बार हमको यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिला था, ध्यान से देखना, बजट के बाद हमको वहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला है। बजट में जब हमारा बजट से एक वीक पहले हमको एक अच्छी रैली देखने को मिली, तो जिन लोगों ने माल उठाया बजट के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई नहीं हुई, जैसा भी हुआ उन्होंने बेचा। अभी माल बेच रहे हैं, बजट से पहले अभी माल बेच रहे हैं। ध्यान से देखना, अभी माल मतलब पिछले 4 सालों में इन्होंने माल को बेचा है, बजट से पहले मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है। फिर वही पिछले 4 सालों में आफ्टर बजट हमको कहीं ना कहीं 4 में से 3 में, 1, 2 और 3 में बजट के बाद हमको एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला है। एक ही बजट था जिसमें 2022 में जिसमें हमें -1.8% का नेगेटिव मिला, लेकिन 2021 में हमको 5 से 6% की मोमेंटम देखने को मिली है। तो ये 2024 का है, अभी कुछ नहीं, अभी न्यूट्रल है, एक तरीके से बुल नहीं है, हमारा बुलिश ही है, बट एक वीक की बात हो रही है। तो जो अभी कल से हमारा मार्केट चालू होगा, तो कल परसों नरसों में आपको हो सकता है कुछ भी देखने को मिल जाए। मंडे तक हमारे पास मार्केट है, क्योंकि ट्यूसडे को हमारे पास बजट है। तो हमारे पास जो दिन आ रहा है वो है थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे, 3 दिन है ना। अभी तक तो एक रेंज बाउंड मार्केट है, एक तरीके से बुलिश ही मार्केट कह सकते हो। तो आपको अगले 3 दिन में समझ में आ जाएगा, अगले 3 दिन में हमको एक अच्छा फॉल देखने को मिल जाए तो वेल एंड गुड। हो सकता है बजट के बाद हमको रैली देखने को मिल सकती है। तो ये डाटा है, ये डाटा आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको अपना व्यू बनाने में, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में, आपको अपना माइंडसेट बनाने में, आपको अपना ट्रेड प्लान बनाने में, ठीक है। इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया, ओके। अब चलते हैं कि बजट डे के दिन हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लोग बेसिकली इसी के लिए आए कि भैया कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, लेकिन यार स्ट्रेटजी आप बजट ऐसे बड़े इवेंट में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, क्योंकि यू कांट प्रिडिक्ट क्या हो सकता है उस दिन, है ना। जब अनप्रिडिक्टेड इवेंट है, लेकिन क्या है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या है, एक डिफाइंड इवेंट है। अनडिफाइंड इवेंट और डिफाइंड इवेंट में डिफरेंस बता देता हूँ। अनडिफाइंड जैसे कुछ भी वर्ल्ड वॉर हो गया, कहीं लड़ाई लग गई, कहीं कुछ भी हो गया, अनहोनी घटना हो गई जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, पता नहीं था, अचानक हो गया, उस पर मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है, वो होता है अनडिफाइंड इवेंट, ठीक है। उसमें विक्स शूट अप करता है बहुत तेजी से, कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन एक डिफाइंड इवेंट, हमें पता है कि भैया बजट के अंदर दोनों साइड में बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, तो भैया कॉल भी बाय कर लो, पुट भी बाय कर लो। तो सब बाय करके बैठे, जैसे क्या होता है इलेक्शन के टाइम पर होता है डिफाइंड इवेंट, हमें पता था रिजल्ट उस दिन आने वाला है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा नहीं पता था। तो इसीलिए इवेंट तो पता है लेकिन आउटकम नहीं पता है, तो दोनों साइड से हम पोजीशन को लेके बैठेंगे। तो इस तरीके से अगर ये चीज़ होगी मार्केट के अंदर, लोग अगर लेके बैठेंगे तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी आपका शूट अप करेगा, आईवी शूट अप करेगा, प्रीमियम महंगे हो जाएंगे, प्रीमियम महंगे हो जाएंगे, है ना। तो उसके साथ हो सकता है विक्स, जैसे जैसे बजट आ रहा है विक्स भी आपका शूटअप करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के इंपैक्ट की वजह से आपको क्या हो सकता है, प्रीमियम स्लाइडली महंगे देखने को मिल जाए। अब महंगे प्रीमियम लेना भी एक तरीके से रिस्क है, अब नहीं लेना भी अपने आप में, ये क्या हम तो इवेंट में ट्रेड ही नहीं कर रहे, क्या कर रही, महंगे हैं, चलो ले ना ले, अपने आप में फोमो भी आ जाता है, ठीक है। तो काम कैसे करेंगे वो मैं समझा देता हूँ। फोकस ऑन फर्स्ट हाफ मूवमेंट। देखो बजट की स्पीच से पहले अगर मार्केट में पहले से ही मोमेंटम आना चालू हो गया तो उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करना स्पीच से पहले, ठीक है। तो स्पीच मोस्ट प्रोबेबली 10-11 बजे आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी, 1-1.5-2 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में स्पीच ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। उतना ज़्यादा वो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी बोल भी नहीं पाएंगी, है ना। तो अगर बजट के दिन पहले से मोमेंटम आना चालू हो जाता है तो वो उस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करना और ट्राई करना कि उस मोमेंटम में जो स्पीच जैसी स्टार्ट होगी उससे पहले आपकी पोजीशन कट जाए, क्योंकि स्पीच के टाइम पे बहुत बड़े स्पाइक आते हैं और वो बहुत बड़े स्पाइक आपको, एक तो आपको लॉस का डर, दूसरा आपको आपके ब्रोकर का डर, क्योंकि वो ब्रोकर है ना, इन ब्रोकर्स पर आप भरोसा नहीं कर सकते, चाहे कोई भी ब्रोकर हो। इवन आप एक्सचेंज पर भरोसा भी नहीं कर सकते, जैसे परसों BSE बंद पड़ गया वैसे ही हो सकता है कोई भी एक्सचेंज बंद पड़ जाए, ठीक है। तो आपका ब्रोकर, तो कोशिश करना कि आप
स्पीच से पहले पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो। स्पीच के दौरान कुछ मत करिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है बहुत भयंकर। स्पीच के टाइम पे दोनों साइड के प्रीमियम ऊपर नीचे जा सकते हैं, ऊपर नीचे बहुत आपको स्पाइक मिल सकते हैं। अगर आपको मोमेंटम स्कैल्पिंग आती है तो सिर्फ आप मोमेंटम को ट्राई करो कैप्चर करने की। यहाँ कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है बना सकता कि मैंने इस स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लिया, इसको बाय कर लिया, इसको सेल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। इस ईएमए के ऊपर जाएगा, उस ईएमए के जाएगा। उस दिन कोई ईएमए काम नहीं करती, कोई सपोर्ट काम नहीं करता, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। उस दिन सिर्फ बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं, वॉलेटाइल मूवमेंट्स आते हैं, जो आपका या तो आपने कहीं पर बाय किया हो और आपका एकदम से आपका पीएनएल एकदम से लाखों में दिखा जाए, या एकदम से माइनस दिखा दे, माइनस होकर जीरो होकर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप फर्स्ट हाफ के अंदर का मोमेंटम अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, स्पीच से पहले उसमें से एग्जिट कर जाना। स्पीच का वेट करो, ठीक है। डोंट ट्रेड ड्यूरिंग द स्पीच, स्पीच के टाइम पर ट्रेड मत करना, ठीक है। करना है तो क्या कर सकते हो, सिर्फ स्कैल्प। स्पीच के टाइम पे अगर आपको किसी भी साइड में एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल रही है, फास्ट कैंडल मोमेंटम देखने को मिल रही है, कम क्वांटिटी से ट्राई कर सकते हो कि आप वहाँ पर स्कैल्प करो। स्केल पे क्या होगा, क्योंकि आपको बड़े अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। 10-50 रुपये का प्रीमियम 100, 150, 200, 300 तक भी ऐसे जाता हुआ दिख सकता है। तो आपने अगर 50 के प्रीमियम को 100 पर भी पकड़ा, 100 से 140 तक आपने कैप्चर कर लिया, 150 तक कैप्चर कर लिया, क्योंकि इतना ईजी मोमेंट एक ही कैंडल में आपको मिल सकता है। तो आपने 40% बना लिया, 50% बना लिया, लेकिन आपका जाने का भी रिस्क है वहाँ पर। तो जाने का रिस्क है तो कैपिटल उतना ही डिप्लॉय करो जितना आप उस दिन जीरो करने के लिए रेडी हो, जितना उस दिन आप लूज करने के लिए रेडी हो। सपोज कि आप 5 लाख से ट्रेड करते हो, आप 50,000 का लॉस करना बियर करते हो, एक दिन में 50,000 का ही लॉस लेना आपने, तो उस दिन 50,000 का कैपिटल ही यूज़ करना। और 50,000 के कैपिटल से क्या होगा, आपको कई डायरेक्शन जाती हुई देखिए, आप इजीली ट्रेड भी ले लोगे और इजीली प्रॉफिट भी बना लो, क्योंकि आप तो लॉस ही उतना लेते थे, आप यूज़ ही उतना कर रहे हो। ठीक है, सो सारा गेम यहाँ पर साइकोलॉजी का है। फिर उसके बाद आते हैं स्ट्रेडल। अगर आपको बनाना है लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना है कि कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली, स्पीच खत्म होने दो, स्पीच खत्म होने के बाद मार्केट को रुकने दो, किसी एक जगह पर रुकने दो। अब आपको डायरेक्शन नहीं पता कि यहाँ से क्या रिएक्ट कर सकता है, किस डायरेक्शन में जा सकता है मार्केट, है ना। अगर आपको बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है आफ्टर द स्पीच, तो 1 बजे के बाद या 1 बजे 1:30 बजे के बाद स्ट्रेडल बना सकते हो, जब दोनों साइड के प्रीमियम टूट जाए, है ना। एक बार कॉल का प्रीमियम भाग सकता है, एक बार पुट का प्रीमियम भाग सकता है। तो हो सकता है स्पीच के टाइम तक दोनों साइड के प्रीमियम में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, प्रीमियम थोड़ा सा टूट के नीचे आ जाए एक बार स्पाइक देने के बाद, तब वहाँ पर आप स्ट्रेडल बना सकते हो, लॉन्ग स्ट्रेडल बना सकते हो, जिसमें कॉल और पुट दोनों बाई की जाती है एक सेम प्राइस पे, सेम अमाउंट से। तो किसी एक साइड का मोमेंटम अगर आ गया गलती से तो अच्छा पैसा बन जाएगा, नहीं तो दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जिसको आप जीरो भी कह सकते हो। ठीक है, तो यही प्लान किया जा सकता है आफ्टर द स्पीच। और ड्यूरिंग द स्पीच कोई ट्रेड नहीं, स्ट्रेडल आफ्टर 1 PM, स्कैल्प द डायरेक्शन। अगर स्पीच के बीच में काम करना है, अगर उस दिन काम ही करना है, तो आप सिर्फ स्कैल्प करो डायरेक्शन में, उतना ही पैसा लगाओ जितने पैसे का आप लॉस बियर कर सकते हो। ऐसा कभी मत करना ऐसे बड़े इवेंट्स में, जैसे इलेक्शन में आया था, इतनी बड़ी रैली आ गई, अरे यार इसमें भी आएगा, इसमें भी पैसा लगा देता हूँ, मेरा करोड़ों बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। यही उम्मीदें, यही एक्सपेक्टेशन एक ऑप्शन बायर को बर्बाद कर देती है मार्केट में, क्योंकि ऑप्शन बायर को मार्केट में चार्ट के अंदर हमेशा सपने दिखते हैं कि यार आज 10 रुपये का प्रीमियम हो गया, काश मैंने अपना 1 लाख यहाँ लगाया तो मेरा 10 लाख बन जाता है। लेकिन क्या होता है, एट द एंड वो जीरो ही होता है, नहीं बना पाता है। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिकल होगे, जितना लॉजिकल हो गया आप मार्केट के अंदर काम करोगे, उतना टाइम तक आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। और एक इवेंट है, इस इवेंट में आप जरूरी नहीं है ट्रेड भी करो, आप इस इवेंट को देख सकते हो, इस मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने फ्यूचर प्लान्स बना सकते हो इस इवेंट को देख के, पिछले 5 ईयर का रिकॉर्ड, है ना। क्योंकि आपको 1 साल चाहिए, 1 दिन चाहिए एक अच्छा पैसा बनाने के लिए। ठीक है, सो ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। बाकी स्कैल्पिंग से रिलेटेड जिसको भी चीज़ें सीखनी है, टॉपिक्स सीखने, मेथड्स सीखने, टेक्निक सीखनी है, वो मेरी स्कैल्पिंग की वर्कशॉप ज्वाइन कर सकता है, जो कि 27 और 28 जुलाई को है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम में अपना मिल जाएगा, मेरा फ्री टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे एजुकेशनल मटेरियल, एजुकेशनल कंटेंट आपको वहाँ पर मिलता रहता है। ठीक है, जो भी दिया जाता है जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। और 1,90,000 प्लस वहाँ पर मेंबर है, आप ज्वाइन करेंगे तो 2 लाख मेरे प्लस हो ही जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।